स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम CDP के टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह एग्जाम टाइम में अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो सटीक आंसर कैसे आप लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। देखिए, प्रतियोगात्मक यानी प्रतियोगिता, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। बच्चों में आपको कंपटीशन नहीं कराना है, तो ये आपका उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रतियोगिता जो है वो निगेटिव वर्ड है, तो आपको बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है, क्योंकि कंपटीशन में जीतने के लिए बच्चे जो है गलत तरीके का उपयोग कर सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा बार बार किसी चीज को करना, यानी ये क्या है? रटने जैसे हो गया। तो रटना, याद करना, कंठस्थ करना, बार बार किसी चीज को दोहराना, अभ्यास करना, ये सभी क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका कट हो गया। एक व्याख्यान देकर, अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको आपको व्याख्यान नहीं देना है, तो ये तो गलत है, ये भी निगेटिव है। आप जो है उच्च कक्षाओं में व्याख्यान दे सकते हैं, निम्न कक्षाओं में नहीं, तो ये भी निगेटिव हो गया। अब एक ही ऑप्शन से बचा है, वो है आपका थर्ड। तो इस तरह आप जो है निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड की सहायता से जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उसे भी बिल्कुल सही कर सकते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स होता है खोज करना, तो खोज करना क्या है? आपका पॉजिटिव वर्ड है। अवसर, परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, तो ये भी क्या है? आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में कि केवल शब्द जहाँ भी आ जाए ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। केवल क्या है? आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बच्चे को आपको किसी भी प्रकार से दंड नहीं देना है, ना ही फिजिकल ना ही मेंटली, यानी आपको ना उनको किसी प्रकार के अपशब्द बोलना है ना मारना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दंडित करके दिया है, तो बच्चे को दंड बिल्कुल नहीं देना है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देखा, तो हर छोटे कार्य के लिए आपको बच्चों को भौतिक पुरस्कार नहीं देना है। जब बच्चा कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे तो उसमें दीजिए, हर कार्य के लिए देंगे तो उसका महत्व नहीं रह जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका मतलब है कि थर्ड जो है वो आपका क्या है? उत्तर है। बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह आप एग्जाम टाइम में जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसे भी 100% सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेली प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो
अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए, तुलनात्मक शब्द यानी तुलना, कंपेयर करना, ये निगेटिव वर्ड है। आपको बच्चों की तुलना नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि बच्चों में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो आप किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बच्चे की एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। तो ये तो आपका निगेटिव हो गया, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। शारीरिक दंड, आपको बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। सार्थक अधिगम को बढ़ावा कैसे देंगे? सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण उपलब्ध करके और सतत एवं समग्र मूल्यांकन द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बी और सी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस। समाजीकरण एजेंसी का प्राथमिक उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक उदाहरण जो है वो आपका परिवार एवं पास पड़ोस है। परिवार एवं पास पड़ोस जो है ये प्राथमिक उदाहरण है समाजीकरण के। और द्वितीयक एजेंसी क्या है? तो वो है आपका विद्यालय और मीडिया। क्या है? विद्यालय एवं मीडिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन आपके फैक्ट से है, तो आपको फैक्ट जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका उदाहरण है? जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़कों पे अधिक ध्यान दिया जाए, या लड़कों की तारीफ किया जाए, लड़कियों को नीचा दिखाया जाए, या फिर किसी और पक्ष के तुलना में या किसी को कम बताया जाए या किसी को अधिक बताया जाए, तो ये आपके जेंडर पक्षपात से संबंधित होगा। जैसे कहा जाए कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है लड़कों की अपेक्षा, तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर नौकरी करना चाहिए, ऐसा कहा जाए तो वो भी आपका जेंडर पक्षपात से संबंधित होगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में लिंग रूढ़िबद्धता कहते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए, एक होता है आपका भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या डिफरेंट है पहले हम जान लेते हैं। भाषा अर्जन, देखिए भाषा अर्जन जो है ये स्वतः होता है। जैसे आप देखिए छोटे बच्चे जहाँ भी रहेंगे वहाँ की जो भी भाषा होगी उससे वो स्वतः सीख जाएगा, और जब वही बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो दूसरी लैंग्वेज को
पढ़ के सीखेगा, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेगा। और भाषा अर्जन जो है वो स्वतः अपने वातावरण एनवायरनमेंट से सीख जाएगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। देखिए, अभी कोई भी बच्चा है, अगर मान लीजिए उसकी मातृभाषा जो है हिंदी है, तो वो अपने घर, आस पड़ोस, विद्यालय से स्वतः ही वो सीख जाएगा हिंदी। लेकिन इसी को अगर इंग्लिश सीखना होगा, स्कूल में सिखाया जाएगा, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब वो सीखेगा, स्वतः नहीं। तो जिसके लिए मेहनत करना पड़े उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम। और जो स्वतः सीख जाए उसे अर्जन कहेंगे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। इसी में बच्चे जो है बोलना सीखते हैं। उससे पहले भी उन्हें आता है, लेकिन वो ज़्यादा शब्दों को नहीं बोल पाते 2 वर्ष से पहले। 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे जो है इसी में भाषा को वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, तो इसीलिए इसे सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। मध्य बाल्यावस्था, तो मध्य नहीं, उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की चलती है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आपकी किशोरावस्था चलती है। और शैशवावस्था अगर आपसे पूछे तो शैशवावस्था बताइए कब से कब तक चलती है? तो शैशवावस्था जो है ये आपकी जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक चलती है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ यानी जिसे हम लोग ढांचा भी कहते हैं, प्रबलन। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ यानी ढांचा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा है, ठीक। अब ये कोई चीज है, इसको ये मान लीजिए तोड़ के बना रहा है, कोई खिलौना है, और इसको जोड़ने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। बीच में इसने आधा तो जोड़ लिया, लेकिन इसे बाद में नहीं समझ में आ रहा है बीच में कि कैसे जोड़े। तो वहां पे आप इसे संकेत दे दीजिए या थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद वो पूरा उस खिलौने को जोड़ लेता है। तो बीच में जो आपने उसे सहयोग दिया या संकेत दिया, सहायता दिया, उसी को पाठ या ढांचा कहते हैं। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ नंबरों के संदर्भ में करेंगे तो इसका मतलब आप बच्चों को वर्गीकृत करेंगे कि किसके नंबर अधिक आए हैं, किसके कम आए हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे वैसे भी केवल शब्द आया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि केवल जो है वो क्या है, निगेटिव वर्ड है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं। मूल्यांकन को हम अलग गतिविधि के रूप में नहीं लेंगे, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का मूल्यांकन भी करते जाइए कि क्या वो चीज़ों को सीख रहे हैं कि नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तो मूल्यांकन जो है वो आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, अब आपके टीचर को विश्वास है कि आप सीटेट में 140 नंबर लाएंगे, तो क्या आप बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेंगे? नहीं। तब आप क्या करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि अपने टीचर के इस विश्वास पे आप खड़े उतरे, आपका नंबर 140 आए, यानी आपको आंतरिक प्रेरणा मिलेगी और अधिक पढ़ने की और इस लक्ष्य को अचीव करने की। तो का उत्साह, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता और वे दबाव में आ जाते, नहीं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, गलत, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये बिल्कुल सही है, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सही है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। देखिए, आपको बच्चों को बार बार अभ्यास नहीं कराना है, बार बार अभ्यास कराना क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये तो आपका गलत हो गया। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है, लापरवाह बच्चे को क्या किया जा रहा है, लापरवाह की कहा जा रहा है ना, यानी उसकी बुराई की जा रही है। बच्चे की आपको बुराई नहीं करना है, ना उसे किसी भी तरह से पनिश करना है, ना उसकी कंप्लेन करना है किसी से भी, ना उसके पेरेंट्स से, ना प्रिंसिपल से, ना उसके फ्रेंड, किसी से भी नहीं। तो ये भी आपका निगेटिव हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। देखिए, गलतियां जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं है, महत्व रखती है। आप हो, मैं हूँ, या कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के जो महान व्यक्ति हुए हैं वो भी गलती करके ही सीखे हैं। हर व्यक्ति से गलती होती है। हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो पहले बार में ही एकदम उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, पहले गलतियाँ करेंगे फिर सीखेंगे। तो गलतियाँ जो है वो सीखने का एक अभिन्न अंग है तथा सीखने वाले व्यक्ति के विचार की एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल सही है। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, बच्चों की सोच और बड़ों की सोच जो मात्रा में तो समान होती है, लेकिन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है बच्चों की सोच। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बाकी ये जो है आपके गलत है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ये भी गलत है। एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है?
पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देगा। कंठस्थीकरण मैंने आपको बताया ना, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, बार बार अभ्यास करना और नकल करना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो ये तो आपका गलत हो गया पहले ही। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, तो ये सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। हो सकता है कि इससे भी बेटर ऑप्शन आपको मिल जाए। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख के बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करना है आपको। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। देखिए, अभ्यास यानी बार बार किसी चीज को करना। बार बार करके हम क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, तो ये भी क्या है, निगेटिव है। आप मान लीजिए किसी चीज को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, उसी चीज को बार बार पढ़ के बोल के याद करते हैं या फिर सुन के याद करते हैं ना। तो बार बार करना यानी अभ्यास करना, तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम जो है वो क्या है आपका, परिवार और पास पड़ोस। परिवार और पास पड़ोस। अद्वितीयक समाजीकरण माध्यम क्या है, तो वो आपका विद्यालय और मीडिया है। क्या है, विद्यालय और मीडिया, ये द्वितीय समाजीकरण माध्यम है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। बताए कौन सा ऑप्शन सही है? खाली स्लेटों के रूप में ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, देखिए बच्चे में जो है जन्मजात क्षमता होती है, बस उनकी क्षमताओं को आपको निकालना होता है, विकसित करना होता है। बच्चे खाली स्लेट के रूप में नहीं होते, तो ये तो गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे निष्क्रिय अनुकारक नहीं होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, उन्हें ज्ञान चाहिए। वो देखिए, आपने ध्यान दिया होगा तो छोटे बच्चे वो कोई भी चीज़ देखते हैं, जब नई चीज़ या कुछ भी सुनते हैं तो वो पूछते हैं ना कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन करते हैं। तो वो सक्रिय होते हैं, ना कि निष्क्रिय। ये गलत है आपका। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि बच्चे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें जानने की इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की फ्री तैयारी करने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।